देखिए यहाँ समझिए, प्रकाश के विवर्तन से पहले आप लोग को मतलब पढ़ा दिए थे। प्रकाश के विवर्तन से पढ़ाना था, इसको आज कंप्लीट करेंगे पूरा चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में जितना मतलब आप लोग को पढ़ाया उसको मतलब बढ़िया से मतलब नोट्स बनाइए और उसको याद करिए। उसके आगे देखिए प्रकाश के विवर्तन। प्रकाश के बोल रहा है कि प्रकाश के विवर्तन है क्या, प्रकाश के विवर्तन क्या है। तो बोल रहा है, देखिए यहाँ पे समझिए पहले क्या है। ये कह रहा है कि यदि प्रकाश के रास्ते में रखी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो, मतलब बोल रहा है कि प्रकाश के रास्ता में मतलब कोई अगर सूक्ष्म वस्तु रखा हो तो बोल रहा है प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखता है, उसी को प्रकाश का क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। कोई पूछा कि प्रकाश का विवर्तन क्या है, तो इसको जिस तरह लिखा हुआ है उसको एकदम कंप्लीटली याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको आगे देखिए, इसको सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब उसके आगे देखिए, उसके आगे क्या है, उसके आगे है कि देखिए आप लोग को मतलब पढ़ना है दर्पण। कौन सी पढ़ना है, दर्पण। दर्पण पढ़ना है तो देखिए प्यार, सबसे पहले मतलब समझना है कि दर्पण मतलब कितना प्रकार के होता है, दर्पण कितना प्रकार के होता है। तो देखिए दर्पण होता है जो 2 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। सबसे पहला कौन होता है, गोलीय दर्पण। कौन होता है, गोलीय दर्पण। दूसरा कौन होता है, समतल दर्पण। दूसरा समतल दर्पण होता है। अच्छा ये बताइए अब तो उसके आगे पढ़ने की दर्पण कितना प्रकार के, 2 प्रकार के। लेकिन यहाँ पे समझना है कि गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है। पहला होता है गोलीय दर्पण अवतल दर्पण, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे समझिए, अब हमको समझना है कि गोलीय दर्पण क्या है और समतल दर्पण क्या है। उसके आगे समझेंगे कि मतलब अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। इसको यहाँ देखिए, उसके आगे देखिए। देखिए सबसे पहले हमको समझना है कि समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण देखिए यहाँ पे, समतल दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण क्या है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो। कैसा हो, समतल हो। समतल के मतलब प्लेन हो, प्लेन हो। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा उसके आगे देखिए, देखिए जितना भी मतलब लिखा हुआ है नोट्स मतलब लिखा हुआ है उसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और मतलब सबसे मतलब छोटा मतलब पढ़ाने का मतलब काम करते हैं कि मतलब जितना छोटा से छोटा इसका नोट्स बनाए। चलिए उसके आगे देखिए। अब हमको समझना है कि समतल दर्पण की विशेषता क्या है। समतल दर्पण की विशेषता क्या है, समतल दर्पण की क्या विशेषता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि समतल दर्पण की विशेषता बताना है। तो सबसे पहला है, जो सबसे पहला समतल दर्पण की विशेषता है कि समतल दर्पण जब रहेगा तब प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, आभासी के मतलब काल्पनिक, काल्पनिक बनता है। आभासी के मतलब काल्पनिक एवं कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए दूसरा इसका विशेषता है प्रतिबिंब का आकार का वस्तु के आकार के बराबर होता है। बोल रहा है कि जितना मतलब वस्तु का मतलब आकार होगा उतना ही मतलब प्रतिबिंब में दिखाई देगा, ओरिजिनल दिखाई देता है। उसके आगे देखिए तीसरा देखिए, बोल रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु रखी होती है। बोल रहा है कि मतलब समतल दर्पण में मतलब प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर रखा, जितना दूरी पर वस्तु रखा होता है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। ये तीनों विशेषता खत्म हो गया। समतल दर्पण किसका विशेषता था, समतल दर्पण की। उससे आगे समझिए, उससे आगे है गोलीय दर्पण। कौन दर्पण, गोलीय दर्पण। उससे आगे गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण हम किसको कहते हैं, सबसे बात समझना, सबसे पहले समझना है कि गोलीय दर्पण क्या है। तो देखिए क्या है ये, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसी को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, उससे गोलीय दर्पण। कोई पूछा है कि गोलीय दर्पण कितना प्रकार के होता है, गोलीय दर्पण कितना प्रकार के होता है, कितना प्रकार के होता है। तो सीधे सीधे आंसर होगा कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। उससे आगे समझिए, देखिए अब इसको समझना है कि मतलब गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है, अभी जस्ट बताया है। तो कोई पूछा है कि गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला कौन होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर।
अवतल दर्पण मतलब कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। हम अभी बताएं कि गोलीय दर्पण के प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। चलिए उससे आगे देखिए, बोल रहा है कि अब हमको समझना है कि गोलीय, अच्छा इसको तो मतलब पढ़ा दिए। अब हमको समझना है कि अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण किसको कहते हैं, जिस दर्पण का, यहाँ देखिए अवतल दर्पण क्या है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, धंसा हुआ रहता है, उसी को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। सीधे सीधे यहाँ बता देना है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का मतलब फिर दूसरा नाम क्या है, इसे अभिसारी, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। एगो छूट गया था आप लोगों को, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। तो उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उसके आगे देखिए, अवतल दर्पण तो पढ़ लिए। अब यहाँ पे हमको समझना है कि मतलब देखिए यहाँ पे एकदम मेन क्वेश्चन है, इसको समझिए पहले आपको। यहाँ मतलब क्वेश्चन मतलब हमेशा इसको पूछित रहता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ इसको समझिए, बोल रहा है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो देखिए यहाँ, उत्तल दर्पण से जब प्रकाश की किरणें टकराती है तो उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला देती है। क्या करता है, बोल रहा है कि जब उत्तल दर्पण से प्रकाश की किरणें जब निकलता है तो प्रकाश के उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणों को फैला देता है। कुछ करता है, मेन पॉइंट यही है, ये मेन कुछ करता है, फैला देता है। इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या करता है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है। उसके आगे देखिए, उसके आगे क्या है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो इसको पहले समझिए, जब अवतल दर्पण से प्रकाश की किरणें टकराती है तो अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। कह रहा है कि जब अवतल दर्पण से प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण जब प्रकाश की किरणें पड़ता है तो वह एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। कुछ करता है, मेन पॉइंट यही है कि एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, एकत्रित कर देता है। चलिए उसके आगे देखिए, उसके आगे है, उसके आगे समझिए क्या है ये। उसके आगे है, उसके आगे क्या है, उसके आगे है कि उत्तल दर्पण की विशेषता क्या है, उत्तल दर्पण की क्या विशेषता है, क्या उसमें खासियत है, तो उसको समझिए पहले। देखिए यहाँ पहला देखिए, पहला विशेषता वो रहा है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है। उसके आगे समझिए दूसरा, उत्तल दर्पण में हमेशा केवल छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है, सीधा बनता है। वो रहा इसका तीसरा विशेषता है कि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक का मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसके आगे देखिए, एक आगे है, इसके आगे उसको विशेषता था, यहाँ पे है कि उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसको बताना है हमको। तो देखिए यहाँ समझिए, वो रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। कोची के रूप में, जैसे गाड़ी के, जैसे मान लीजिए कि गाड़ी के ऐनक है, ये मान लीजिए कि ऐनक है, तो ये गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का। कौन सा दर्पण का, उत्तल दर्पण का। अब उसके आगे दूसरा समझिए, दूसरा क्या है, कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का
छोटा प्रतिबिंब बनाने में करते हैं। अगर मान लीजिए कोई वस्तु मतलब बड़ा है, अगर उसको उसमें उपयोग करना है छोटा बनाने के लिए, तो कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। उसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब बोल रहा है, यहाँ पे समझिए, पहले बोल रहा है कि अवतल दर्पण की विशेषता को बताना है। अब किसका विशेषता बताना है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। देखिए इसमें क्या विशेषता है। पहला देखिए, पहला विशेषता बोल रहा है कि अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। मतलब अवतल दर्पण का उपयोग जब करेंगे तो मतलब ज्यादा मतलब जगह नहीं, मतलब ज्यादा जगह तक नहीं दिखा, मतलब ज्यादा दूरी तक नहीं दिखा पाता है। कम मतलब दृष्टि क्षेत्र का क्या होता है? छोटा होता है। अब और दूसरा बोल रहा है कि अवतल दर्पण में छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें दोनों प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। एक आगे तीसरा देखिए, बोल रहा है कि अवतल दर्पण में सीधा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अब उसके आगे देखिए, चौथा देखिए, बोल रहा है कि अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी के मतलब होता है काल्पनिक। बोल रहा है कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अब उसके आगे समझिए, अब उसके आगे अब देखिए यहाँ कुछ कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कौन कौन सा जगह पर अवतल दर्पण का उपयोग होता है? तो यहाँ पे समझिए, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में, सर्च लाइट में और अग्रदीप में। अग्रदीप के मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई भी गाड़ी है, जैसे मान लीजिए कि कोई फोर व्हीलर है, मान लीजिए कि फोर व्हीलर है, इसके जो आगे जो बॉल रहता है उसी में किसका प्रयोग होता है? बॉल में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। किसका होता है? अवतल दर्पण का। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है उपयोग? हजामत और दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है? जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग कान, नाक, गला की जांच करने में किया जाता है। किसका जांच करने में? कान को, नाक को, गला को, दांत का उपयोग मतलब किसका होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है ये सब जांच करने में। उसके आगे चौथा समझिए, बोल रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। कौन सा कुकर में? सोलर कुकर में भी सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। उसके आगे देखिए यहाँ अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस के मतलब होता है एफ, कुछ होता है एफ, और वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है आर में संबंध क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे कि फोकस और वक्रता त्रिज्या, फोकस, यहाँ पे देखिए फोकस वक्रता त्रिज्या का आधी होता है। यानी कि जो फोकस होता है वक्रता त्रिज्या कितना होता है? आधा होता है। किसका? वक्रता त्रिज्या। आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, इसका आधा होता है। उसके आगे देखिए, अब बोल रहा है कि दर्पण सूत्र हमको बताना है। तो दर्पण सूत्र फॉर्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ ये जो फॉर्मूला होता है 1/u आप प्लस 1/v आप प्लस 1/u आप बराबर 1/f। 1/f के बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। अच्छा, v के मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। v के मतलब होता है, u के मतलब होता है वस्तु दूरी। अब f के मतलब होता है फोकस दूरी। f के मतलब फोकस दूरी। v के मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, u के मतलब होता है कि वस्तु की दूरी, f के मतलब होता है फोकस दूरी। यानी कि फार्मूला साफ समझ लीजिए कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f। उसके आगे देखिए, हाँ अब यहाँ पे समझना है कि प्रतिबिंब क्या है। अच्छा, प्रतिबिंब हमको किसको कहते हैं? पहले ही समझिए। देखिए तो प्रतिबिंब किसको कहते हैं? प्रतिबिंब क्या है? तो यहाँ पे समझना है कि किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरणें आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद, जब दर्पण से टकराता है और परावर्तन होता है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें, देखिए यहाँ कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या कहते हैं?
प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पे आता है कि प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, प्रतिबिंब कितना प्रकार के होता है, कितना प्रकार के होता है, प्रकार के होता है। तो याद रखिए आप, प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। कितना प्रकार के, 2 प्रकार के। उसके आगे पढ़ना है, देखिए यहाँ, देखिए उससे आगे बोल रहा है कि प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, तब प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है। प्रतिबिंब कितना प्रकार के, तो 2 प्रकार के। कितना प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला कौन सा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, रियल इमेज। काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब वर्चुअल इमेज। दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। उसके आगे देखिए, अब हमको पढ़ना है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं। देखिए यहां, अब समझिए हम इसको, देखिए पहले इसको स्क्रीनशॉट करिए। तो देखिए यहां, उसके आगे देखिए, सबसे पहले तो प्यास लग गया है। ठीक है, देखिए यहां समझिए, बोल रहा है हमको, देखिए यहां समझिए, बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में, कह रहा है कि देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, वास्तव में जिस बिंदु पर मिलता है उसी को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कह रहा है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको में देखिए 2 मेन पॉइंट है। सबसे बोलता है पहले कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। फिर होकर आगे बोल रहा है दूसरा, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। बोल रहा है कि जब वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो उसको पर्दा प्राप्त करते हैं, हम लोग पर्दा प्राप्त करते हैं। उसके आगे देखिए, ओकर आगे है कि आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं। तो यहाँ पे समझिए पहले, बोल रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में अगर वास्तव में मिलेगा तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब, अगर मिलते हुई प्रतीत होता है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें 2 मेन पॉइंट है। पहला कुछ है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है, हमेशा सीधा बनता है। दूसरा पॉइंट है, बोल रहा है कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं उतारा जा सकता, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, यानी कि नहीं प्राप्त किया जा सकता है। उसके आगे देखिए, ओकर आगे है आवर्धन। देखिए इसको पहले समझिए, आवर्धन। बोल रहा है कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो आवर्धन को पहले समझिए। आवर्धन बोल रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे हम सूचित करते हैं, v से, और वस्तु की ऊंचाई से हम लोग किसको सूचित करते हैं, u से, के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। कुछ कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अच्छा, आवर्धन बराबर फॉर्मूला कुछ होता है, m बराबर, आवर्धन को इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन, इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन। इसे m से सूचित करते हैं। इसे इसमें लिख लीजिएगा कि इसे m से सूचित करते हैं। आवर्धन यानी कि m बराबर फॉर्मूला कुछ होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा वस्तु की ऊंचाई। अनुपात का मतलब होता है बटा, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। बोल रहा है कि आवर्धन बराबर फॉर्मूला कुछ होता है, बस प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा वस्तु की ऊंचाई। देखिए तो यहाँ गोलीय दर्पण में, कौन सा दर्पण में, गोलीय दर्पण में m बराबर कुछ होता है माइनस v बटा u होता है। फॉर्मूला कुछ होता है गोलीय दर्पण में, m बराबर -v बटा u होता है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इतना ही था, खत्म हो गया, लास्ट हो गया। जितना भी आप लोग को मतलब बता रहे हैं सब मतलब शॉर्टकट लिखते हैं, मतलब ज्यादा लॉन्ग कोई क्वेश्चन नहीं है।